इस सब की अंडरलाइनिंग एक ही चीज़ रहेगी और वो है वाई। क्या कर रहे हैं वो बाद में आएगा, हम जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं वो सबसे पहले आएगा। पिछले 30 साल का इंजन रीबोरिंग का एक्सपीरियंस है। एक कमर्शियल कार, पैसेंजर कार से लेकर के हैवी कमर्शियल व्हीकल या अर्थ मूविंग व्हीकल्स जिन्हें आप कहते हैं, ऐसा कोई इंजन नहीं है पिछले 30 साल में जो बना हो और इनके हाथ के नीचे से ना गया हो। इनके लिए मैं चाहूँगा ताली बजाएं। आप हमारे टेक्नीशियन हैं सोनू, कई बार इनकी उम्र और इनकी हेल्थ हाइट को देख के लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब ये आए थे हमारे पास में, ही वॉज वर्किंग इन अ 2 व्हीलर शॉप, पर जब इनने एक वो होता है ना, जब मैंने कहा खुद पे विश्वास, ये आए कि नहीं मुझे तो सीखना है। हमारे लिए कभी भी हम किसी को अपने साथ अपनी टीम में जोड़ते हैं तो टैलेंट से ऊपर एटीट्यूड होता है, क्योंकि टैलेंट तो एक ऐसी चीज़ है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप या तो अपने हाथ से मिटा दोगे या अपने हाथ से बना लोगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, अगर सॉफ्टवेयर ही ख़राब है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हमें एटीट्यूड सही लगा। गलतियां सभी से होती हैं, जो काम करता होती हैं, लेकिन इन्होंने जो पहली गाड़ी भी करी तो वो मर्सिडीज़ ही करी। कई बार हुंडई या कोई ऐसी मारुति की गाड़ियां आ जाती हैं तो सोनू भाई को कई बार थोड़ा सा टेंशन होता है कि मैं क्या करूं, लेकिन इनके सामने आप मर्सिडीज़ एस क्लास भी खड़ा कर दीजिए तो इनको कभी शिकन नहीं आती, ये अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। तो थैंक यू। शुरू करते हैं। इंजन बिल्डिंग का जब भी प्रोसेस चालू होता है तो वो चालू होता है इसके ब्लॉक से। तो किसी भी इंजन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है इंजन का हेड, जो कि वहाँ रखा हुआ है। सेंटर में होता है इंजन का ब्लॉक और सबसे नीचे होता है इसका सम्प। अब जो सम्प होता है वो हिस्सा होता है जहाँ पे ऑयल स्टोर होता है। अब इस सम्प को याद रखना। मैं कुछ लोगों से, आप लोगों से कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगा। जो मुझे मेरे साथ में पार्टिसिपेट करेगा मैं उसको, ये समझो आज कुछ नहीं तो कुछ 1 लाख रुपए की बात बता के जाऊंगा, पर उसी को बताऊंगा जो पार्टिसिपेट करेगा। म्यूजिकल चेयर का गेम हम सब ने खेला है ना, एक कुर्सी कम होती जाती है। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी आज जैसे जैसे जवाब देता जाएगा वो व्यक्ति, वो एक अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी। तो हमको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का मैं, जैसे मैंने कहा नॉलेज, 1 लाख रुपए की बात बता के जाऊँगा। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज? 4 सिलेंडर हैं, 4 पिस्टन हैं। कोई 4 आप में से लोग होंगे जो इन पिस्टन्स को लगाएंगे। हम बताएंगे कैसे लगाना है, लेकिन आप ही लोग लगाएंगे। पिस्टन्स की रिंग आप ही लोग सेट करेंगे। क्रैंकशाफ्ट को टॉर्क आप ही लोग देंगे, लेकिन वो लोग देंगे जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है। तो ये इंजन का ब्लॉक है। ब्लॉक कई प्रकार का होता है, मेनली डिपेंड करता है वो किस मटेरियल का बन रहा है। तो ये आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा, समझा होगा, छोटी सी ब्रीफिंग है। कलर से आप देख सकते हैं ये कास्ट आयरन का ब्लॉक है। इसके अलावा में एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स चलते हैं। एक और तरह का ब्लॉक आता है जिसको बिलेट ब्लॉक कहते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत नीश रिक्वायरमेंट में यूज़ होता है। मतलब अगर आप इंजन को 2000 व्हील हॉर्स पावर के ऊपर बनाना है या उस लेवल की परफॉर्मेंस या उस टॉर्क को झेलने लायक बनाना है तो आप बिलेट के ब्लॉक बनाते हैं। अब बिलेट का ब्लॉक क्या होता है? एक पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का, समझिए, एक टुकड़ा होता है, बिलेट जिसे कहते हैं, या कास्ट आयरन का एक टुकड़ा होगा और उसमें से ब्लॉक को मशीन किया जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट लेवल होती है। फार्मूला 1 में बिलेट के ब्लॉक्स यूज होते हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो कास्ट आयरन ब्लॉक ये है। नॉर्मली कास्ट आयरन ब्लॉक, एक वक्त था जब इंजन की डिजाइनिंग में 10 से 15 साल का वक्त लगता था। इंजीनियर्स ये बनाते थे, फिर इसके अंदर में फिटिंग होती थी, फिर जैसा मैंने कहा ब्रेक इन होता था, ब्रेक इन के बाद 2 ही प्रोबेबिलिटी होती थी। इंजन डायनो के ऊपर में कई दिनों तक, महीनों तक उस इंजन को चला के अलग अलग टॉर्क लेवल पे चला करके देखा जाता था। फिर वो इसकी क्रैक टेस्टिंग करते थे। सब करने के बाद समझ में आता था कि ओके, क्या सही रहेगा। आज से 5 साल पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया जिसको कहते हैं रिकार्डो वेव। रिकार्डो वेव ने आने के बाद में एक रिवोल्यूशन लाया। जो 15 साल का वक्त था उसे 5 साल पे ले आए। बिल्कुल ऑटो कैड का आप समझिए उसको, एक एडवांस वर्जन होता है वो। उसके अंदर में आप कोई भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो रिकार्डो वेव उस एक कंपोनेंट पे 10 लाख सिमुलेशन करता है। तो जब 10 लाख सिमुलेशन होते हैं तो उसके बाद कुछ भी बचता नहीं है। तो आप अलग अलग कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं, सिमुलेट करते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट होता है देन ही आप प्रोडक्शन में जाते हैं। तो इसीलिए काफी वक्त बच जाता है। इसीलिए बहुत कम कंपनीज हैं जो इंजन बना पाती हैं। आज फोर्स जैसी कंपनी मर्सिडीज का 60 साल पुराना इंजन यूज करती है। मर्सिडीज भी कुछ इंजन रेनॉल्ट से लेती है। टोयोटा जैसी कंपनी अपनी लेटेस्ट सुपरा के लिए BMW से इंजन लेती है। और मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज जो हैं वो अपने इंजन फिएट से लेते हैं। रीजन यही है कि
इसके अंदर में एक कार बनाने की कॉस्ट एक तरफ, लेकिन एक इंजन को डिज़ाइन करना, उसको फ्रॉम स्क्रैच रेडी करना इज़ अ वन थिंग ऑल टुगेदर। तो शुरुआत में कास्ट आयरन के ही ब्लॉक्स पेट्रोल में भी यूज़ होते थे, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिकार्डो वेव नहीं था, तो करते थे, करके एनालिसिस करते थे, फिर करते थे। तो कॉस्ट और टाइम को बचाने के लिए वो शुरू से ही इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवर इंजीनियर करते थे, थोड़ा सा मजबूत रखते थे कि क्या होगा, बहुत से बहुत, अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए शुरू के पेट्रोल इंजन्स भी आपको कास्ट आयरन में मिलते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इंजीनियर्स को ये पता चलने लगा कि कब कहाँ किस वक्त पे कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ भी किस हिस्से पे कितनी लगेगी। तो एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ दिस इंजन कैन बी कैलकुलेटेड, और उस पर क्या कितना स्ट्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, हर एक चीज़ कैलकुलेट की जाने लगी। तो वैसे वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगा, एल्यूमिनियम का यूज़ होने लगा। एल्यूमिनियम ब्लॉक के अंदर में स्टील के या आयरन के लाइनर्स लगने लगे, क्योंकि एल्यूमिनियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि वो पिस्टन रिंग को झेल नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला मिला करके इंजन बनने लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली वाज द फर्स्ट थिंग जिसको कम करना था। तो डीजल में अभी भी कास्ट आयरन ब्लॉक्स ही यूज़ होते हैं। रीज़न बीइंग इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बट नेचुरली थोड़ा सा हाई रहता है, और टॉर्क भी इनका थोड़ा सा हाई रहता है, तो उसको बर्दाश्त कर सके, उसको एक रिलायबली चल सके, तो इसीलिए कास्ट आयरन ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। इंजन बनाते वक्त जब भी हम ब्लॉक को उठाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो की जाती है वो इसके डेक को प्रिपेयर किया जाता है। आप सबको डेक दिख रहा है इसका, आप उठ के देख सकते हो, मैं इसको टिल्ट भी कर रहा हूँ। ये डेक है इसका, ठीक है। अब इस डेक के अंदर में क्या चीज़ें हैं जिन्हें तैयार करना पड़ता है। ये जो डेक की सरफेस है, ये सरफेस सबसे पहले तो क्रैंक शाफ्ट की जो सेंटर लाइनिंग है उससे बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरी इस एंड से लेकर के इस एंड तक। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी गड़बड़ होगी तो वो इंजन फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके प्रिपरेशन के वक्त में अंड्यूलेशंस जैसे हमने देख लिए, फिर हमको क्रैक टेस्टिंग करनी होती है। तो क्रैक टेस्टिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैग्नेटिक पाउडर आता है, मैग्नेटिक पाउडर को आप इसके ऊपर में पूरा स्प्रिंकल करिए, फिर आप मैग्नेट को लेकर के इस पर एक्टिवेट करते हैं, तो जहाँ जहाँ भी क्रैक होता है वो पाउडर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो क्रैक दिखने लगते हैं। इस तरह का कई बार आजकल रेडियम जैसे दिखने वाले लिक्विड्स भी आ गए हैं, आप जिनको अगर डालें तो वो बता देता है थोड़ी देर की क्योरिंग के बाद में कि कहाँ कहाँ क्रैक्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्रैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, अंड्यूलेशंस को चेक करना पड़ता है। अगर अंड्यूलेशंस होते हैं तो हम इसकी फेजिंग करते हैं। फेजिंग की भी एक लिमिट है, आप कितनी बार कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर फेजिंग होने लग जाएगी 2 या 3 बार के बाद में ब्लॉक किसी काम का बचता नहीं है। इसके बाद में हम इसके बोर्स के ऊपर में जाते हैं। बोर्स के ऊपर में हम जब जाते हैं तो हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो उस सिलेंडर का बोर का आउट ऑफ राउंड चेक करना होता है। अब आउट ऑफ राउंड कैसे चेक करते हैं? आउट ऑफ राउंड चेक करने के लिए, मतलब आउट ऑफ राउंड एग्जैक्टली क्या है, अगर ये सिलेंडर है तो मैं 3 जगहों से, टॉप पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पे से मैं इसके मेजरमेंट्स रेडियस को चेक करता हूँ। अगर मुझे एक हर मैन्युफैक्चरर किसी भी मटेरियल को बनाना परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज सम टॉलरेंस फॉर एवरीथिंग अवेलेबल। तो अगर आपका आउट ऑफ राउंड उस टॉलरेंस में है तो वो चलेगा, अगर वो नहीं है देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट बोर। अब आउट ऑफ राउंड कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिलेंडर का बोर का साइज़ क्या है। तो महराज जी हमको चेक करके बताएंगे कि इन सिलेंडर बोर का साइज़ क्या है। वही फेलियर एनालिसिस है मैम। इंजन फेल हुआ तो इंजन फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कुछ साइंस होते हैं कि इंजन फेल हो रहा है। सबसे पहले तो जो एक बेसिक साइन होता है वो हम देखते हैं बैक कंप्रेशन। तो बैक कंप्रेशन होने की वजह से क्या क्या कारण आते हैं? गाड़ी का इंजन ऑयल कम होने लगता है, पिकअप परफॉर्मेंस कम होने लगेगी, वाइट स्मोक आएगा। वाइट स्मोक वो हमको दिखता है, वो एक्चुअली में ब्लू स्मोक होता है। ब्लू स्मोक आने लगता है जब ऑयल जल रहा है। या मान के चलिए एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, उस ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आना भी ज़रूरी है और उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर चलेगा तो पिस्टन का सीजर हो सकता है, जिसे हम इंजन को सीज होना कहते हैं। कई बार इंजन सीज क्रैंकशाफ्ट की वजह से भी होता है, क्रैंकशाफ्ट टूट गई, या हम बेयरिंग शेल्स को भी डिस्कस करेंगे जब हम नीचे से क्रैंकशाफ्ट की असेंबली करेंगे, तो वहाँ पे क्या फेलियर होते हैं। तो ऐसे कुछ 4 से 5 कारण बनते हैं जिनकी वजह से इंजन फेल होता है।